वैसे कानूनी भाषा थोड़ी कठिन होती है। टीवी का आम दर्शक अधिनियम, धाराओं, उपधाराओं की भाषा मुश्किल से ही समझ पाता है। इसीलिए अगले 1 घंटे हम आपको बहुत सरल भाषा में बताएंगे कि इस नए वक्फ बिल में क्या है खास और इसके जरिए देश ने अपनी संसद समेत कितनी प्रॉपर्टी सेव कर ली है। यह भी बताएंगे कि संसद कब, कैसे और किन लोगों के कर कमलों से वक्फ के कब्जे में जा रही थी। सबसे पहले 4 सवालों का वो मेन्यू देखिए जो इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के दिमाग में तैर रहे थे, जिन्हें लेकर अंदेशा पैदा किया जा रहा था। नंबर 1, क्या वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? नंबर 2, क्या वक्फ बिल संविधान विरोधी और गैर कानूनी है? नंबर 3, क्या वक्फ बिल में सरकार की 100% मनमानी है? नंबर 4, क्या नए वक्फ बिल की वाकई देश को जरूरत थी? तो बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जनहित में हमारा 1 घंटे का वक्फ विशेष सत्र आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाला है, वक्फ पर फुल अपडेट देगा। और आइए अब दिखा देते हैं कि सरकार ने इस नए वक्फ बिल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी को वक्फ के कब्जे में चले जाने से बचाने का दावा किया है। इस देश की सबसे बड़ी और सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है देश की संसद, वही संसद जिसमें बैठकर आज वक्फ बिल पर यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। देश की नई और पुरानी संसद पर कभी कोई वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। संसद कैसे वक्फ के कब्जे में जा सकती थी, अभी इसका चिट्ठा खोलेंगे। लेकिन इसके पहले दूसरी प्राइम प्रॉपर्टी भी देख लें आप, दिल्ली का एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाएं, वक्फ बोर्ड उनका टेक ऑफ नहीं रोक सकेगा। ट्रंप, पुतिन, मैक्रो, ये सब लोग जब भी दिल्ली आएंगे तो यह नहीं हो सकता कि वक्फ बोर्ड अपना एयरपोर्ट बताकर उनकी लैंडिंग रोक दे। तीसरी प्राइम प्रॉपर्टी, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस यानी राजीव चौक। कनॉट प्लेस की जमीन का भी एक पट्टा वक्फ बोर्ड के नाम हो गया था, लेकिन अब इसे भी कोई खाली नहीं करा सकता। यहां की दुकानों को, यहां की रौनक को अब कोई भी वक्फ बोर्ड मिटा नहीं सकता। चौथी प्रॉपर्टी, दिल्ली का इरविन अस्पताल जो अब एलएनजेपी नाम से जाना जाता है। देश भर से लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं। हजारों मरीज एक टाइम में भर्ती रहते हैं। वक्फ बोर्ड अब इनसे भी नहीं कह सकता कि इस जगह को खाली कर दें। और पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, यह भी देश की प्रॉपर्टी है, दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। देश का मशहूर कॉलेज है, यहां से पढ़कर निकलने वाले डॉक्टरों की एक रेपुटेशन है। 4 बड़े अस्पताल इससे अटैच हैं, इसके अंदर मस्जिद भी है, लेकिन वक्फ बोर्ड अब इस पर भी अपना दावा नहीं कर सकता। और यह तो सिर्फ उन 123 प्रॉपर्टी की लिस्ट में से 5 सैंपल हैं जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का वर्षों से दावा था। इनमें उद्योग भवन की भी जमीन है, इनमें दिल्ली के जनपथ की भी जमीन है। लुटियन जोन की कई जमीनें इस रेंज में हैं, जहां सरकार के कई बड़े बड़े दफ्तर हैं और मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले भी। देश भर में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, उनके पास इस तरह की 8,72,000 प्रॉपर्टी हैं। यहां फिर बता दें कि दुनिया में किसी भी ट्रस्ट के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी भारत में इन वक्फ बोर्ड के पास है। 3,804 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। लौटकर देश की अब सबसे प्राइम प्रॉपर्टी यानी कि देश की संसद की बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि उम्मीदों का एक्ट पेश करते हुए सरकार ने आज क्यों कहा कि वो देश के संसद भवन की भी रक्षा कर रही है। लोकसभा में नया वक्फ बिल पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि 2014 में चुनावी घोषणा के दिन चंद घंटे पहले कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के आगे सरेंडर कर दिया था। दिल्ली की ऐसे 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के लिए छोड़ दी गई थी, जिन पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बड़े बड़े दफ्तर चल रहे थे। आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। और अब आपको उन दस्तावेजों में लेकर चलते हैं जो बहुत हद तक आरोप की पुष्टि करते हैं कि कैसे सब कुछ दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए छोड़ दिया गया था। दिल्ली की 123 संपत्तियों का विवाद अंग्रेजों के जमाने का 1911 से 1915 के बीच का है।
1970 से 1977 के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था। वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत में कई सिविल मुकदमे दर्ज किए गए। 27 मार्च 1984 को सरकार ने 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि 123 संपत्ति सरकार के पास रहे, सरकार ही इनकी देखरेख करे। 5 मार्च 2014 को केंद्र ने 123 संपत्तियों को दूसरी बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए छोड़ी थी। 5 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से चंद घंटे पहले जब यूपीए की सरकार थी, यह फैसला लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर दखल दिया, कहा 123 प्रॉपर्टी केंद्र सरकार ही रखे, यथास्थिति बनी रहे। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बन गई। इसी के साथ यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बीजेपी की सरकार होने से वक्फ बोर्ड ने भी मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। 123 प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए नहीं आया। दिसंबर 2023 में वक्फ के दावे वाली 123 संपत्तियों का मामला राज्यसभा में उठा। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से जवाब दिया गया। 2021 में दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी के मामले में केंद्र ने 2 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी थी, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ना कमेटी में हाजिर हुआ, न 123 संपत्ति पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराई। आज इसी को लेकर सरकार की ओर से वक्फ बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर जवाबी हमला किया गया। किरण रिजिजू के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाए, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए 2014 में चुनावी अधिसूचना से ठीक पहले दिल्ली की 123 संपत्तियां कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के आगे सरेंडर कर दी थीं। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। भाई, ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये धन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। गृह मंत्री को आपने सुन लिया। सीधे लोकसभा का रुख करेंगे, जहां पर हंगामा हो रहा है और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस समय बोल रहे हैं। आप शाहनवाज को बचा पाए? आप किसी एक मुसलमान को आप टिकट देते हैं बिहार में? आप बताइए ना। मैं माननीय सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, अध्यक्ष महोदय 2 मिनट आप समाप्त कर दीजिए। 30 सेकंड में समाप्त कीजिए। सर, इधर 30 सेकंड में समाप्त कर दीजिए। सर, मैं 2 मिनट मैं आग्रह करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, एक उम्मीद थी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, मोदी है तो मुमकिन है। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? मैं मोदी है तो मुमकिन है। सर क्या हुआ? सर काला धन का क्या हुआ? जाली नोट का? सर आपने क्यों लाया नोटबंदी? सर मैं आपको कहना चाहता हूं, हमको 2 मिनट समय दीजिए। नोटबंदी इसलिए लाए, आपको लगा था कि मुसलमान पैसा जमा नहीं करता है और ये सूद नहीं खाता है, इसलिए नोटबंदी लाओ और मुसलमान का पैसा खत्म करो। बेहूदगी की बात की है। मैं चाहता हूं इनकी निंदा की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्होंने कहा है सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, ने जमीन लिया, उन्होंने श्याम कुमार बर्वे प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज हंगामे के बीच चर्चा लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष की ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। अगले 45 मिनट लोकसभा में अब काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।